बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 में पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में कल बात की थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता क्या है, और कल के टॉपिक में आल्दो के हम कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल वी वुड लाइक कि हम एक बार देख लें कि किस तरह से रेजोनेंस वाले फिनोमेना को आप लोग डिराइव कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। राइट आफ्टर दिस इंशाल्लाह वी विल सी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। So there will be slight difference between the parallel resonance circuit and the series resonance circuit. So we would compare both of them as well. So इसके बाद जी थ्री फेज सप्लाई तो आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे RLC parallel circuit, and I will discuss some of the short questions as well, conceptual questions. So what is parallel resonance circuit? तो अगर आप पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज रेजिस्टेंस सेक्शन एंड इंडक्टर वाला सेक्शन एंड कैपेसिटर। तो बेटा यहाँ पर इंडक्टर और जो कैपेसिटर है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। सो एल एन सी एंड पैरेलल, आल्दो कि आपकी किताब में उसने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस बहरहाल होगी, क्योंकि हर वायर की अपनी कोई खास रेजिस्टेंस जरूर होती है, और इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो वी हैव कंसीडर्ड सर्किट वेयर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। सो द करंट विल रिमेन सेम। यहाँ पर जी करंट सेम रहेगा या वोल्टेज सेम रहेंगे, बताएं जी। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर इस RLC पैरेलल सर्किट में जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर है, दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज इसलिए सेम रहता है क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स का जो हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल है या लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, बोथ टर्मिनल्स विल हैव द सेम पोटेंशियल। यानी कि अगर लेट्स से कि किसी इंस्टेंट में जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के दो हाफ होते हैं ना एक साइकिल में, एक पॉजिटिव हाफ होता है 0 से t/2 तक, और एक नेगेटिव हाफ होता है t/2 से t तक। तो पॉजिटिव हाफ के अंदर आपका लेट से ये हाई पोटेंशियल है, तो जो हाई पोटेंशियल का लेवल आपके इंडक्टर का है वही सेम हाई पोटेंशियल का लेवल आपके कैपेसिटर का भी है, एंड सेम इज द केस फॉर द लो पोटेंशियल, so that the potential will remain same, but the current will be divided। यानी कि अगर यहाँ पे जो भी करंट आ रहा है, ये करंट आगे दो मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है जी? इंडक्टिव रिएक्टेंस का 2πfl, we all know 2πfl, जिसको हम किसके बराबर भी लिख सकते हैं? शाबाश, ओमेगा एल। this can further be written as omega L। एंड इन अ सिमिलर फैशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किससे जाहिर किया जाता है? XC के साथ, विच विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा C। वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो बच्चे हमारे साथ जाहिर कभी कभार आते हैं आप लोग, तो बेटा कोई बच्चा ये बता दे सादा अल्फाज में कि रिएक्टेंस कहते किसे हैं? रिएक्टेंस किसे कहते हैं? किसी इंडक्टर या कैपेसिटर की मौजूदगी की वजह से करंट के बहाव की मुखालफत। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल जी। किसी कैपेसिटर या किसी इंडक्टर की वजह से जो रुकावट का सामना करना पड़ता है आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को, opposition to the flow of current due to a capacitor or inductor is known as reactance। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं या जिन्होंने पहले नहीं समझा हुआ, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। रेजिस्टेंस इज नोन एज द ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के बहाव में मुजाहमत या रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो रुकावट जो कि किसी कैपेसिटर या किसी इंडक्टर की वजह से होती है,
किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को, उनकी रुकावट को हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं और इसको किससे जाहिर किया जाता है, एक्स के साथ। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है एक्स सी और इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है बेटा एक्स एल। अच्छा, अब ये अपोज क्यों करते हैं ये भी कोई बता दे कि कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे अपोज करते हैं। स्टोर करते हैं सर, एक तो चार्जेस की शक्ल में, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में। Shabash. So inductor has a capacity to store energy in shape of magnetic field, and capacitor has a capacity to store energy in shape of in terms of electric field. तो होता यह है कि जब किसी इंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस करंट बन जाता है, तो वो इंड्यूस करंट अपने ही सोर्स को क्या करता है, अपोज करता है, तो ये रुकावट होगी। इसी तरह से कैपेसिटर क्या करता है, ये चार्जेस को स्टोर कर लेता है, और जिन चार्जेस को ये स्टोर कर लेगा अब वो सर्किट में मूव करने के काबिल नहीं रहते। सो इन टर्म्स ऑफ दैट केस इट कैन बी सेड कि ये एक रुकावट का बाइस बन। बाय द वे आई वाज जस्ट ट्राइंग कि आप लोग कोई बेसिक्स को रिवाइज कर लें। So let us move further. Let us come to the point. So we are going to talk about the parallel resonance circuit. So parallel resonance circuit में again resonance होगी कब, पहले तो हम रेजोनेंस को देखते हैं। रेजोनेंस को कोई आम अल्फाज में बयान कर दे, व्हाट इज रेजोनेंस? सर जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएंगे तब वो रेजोनेंस होगी, और वो मिडिल फ्रीक्वेंसी पर होता है। जी शाबाश। जी बिल्कुल ठीक जैन, शाबाश। आपने बिल्कुल जो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है मैथमेटिकली जो कि फ्रीक्वेंसी के एतबार से है, लेकिन मैं और सादा अल्फाज में पूछना चाह रहा था कि रेजोनेंस क्या होती है। तो रेजोनेंस बुनियादी तौर पर मैच करना होता है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है जी। सो जैसे होता है ना कि कोई बहुत, वैसे तो बहुत से लोग होते हैं आपकी क्लास में, लेकिन आपके कुछ फेलोज ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी मैचिंग करती है फ्रीक्वेंसी, आपकी सोच मैच करती है, तो समझ लें वो सोच में जो हम आहंगी होती है वो हम उसको भी रेजोनेंस का एक टर्म दे सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कोई खिलौना आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई गाड़ी आपको बहुत अच्छी लगती है, सो उसको देख के आपके दिल में उसके साथ एक अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है। सो इन जस्ट द सेम केस जो हमारे रेजोनेंस का फिनोमेना है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि फ्रीक्वेंसीज किसी दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज के या किसी दो ऑल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के मैच करने की वजह से डेवलप होता है। और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह से रेडियो सर्किट में रेजोनेंस की बुनियाद के ऊपर आप चैनल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं बाय दिस फिनोमेना। सो जो आपका करंट है इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, एक सेकंड में 50 बार। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है एसी जनरेटर की। इसके साथ साथ हम आर्टिफिशियल तरीके से भी फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर सकते हैं। आपने देखा है एफएम का कोई चैनल बताएं, किसी उसकी फ्रीक्वेंसी बताएं, कोई चैनल आप सुनते हैं एफएम का चैनल? 104 के आगे भी बोलें, 104 क्या, 101 FM 101, चले 101 लिख लिया। आगे क्या होता है? हर्ट्ज होता है, बस हर्ट्ज नहीं सर, वो मेगा पता नहीं क्या होता है, मेगा हर्ट्ज होता है, ठीक है जी, मेगा हर्ट्ज में। तो बेटा ये चैनल की फ्रीक्वेंसी है ना, तो अब ये तो सिर्फ 50 हर्ट्ज है ना। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे होंगे। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये मैं एक वेव बनाता हूँ तो इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर ये एक सेकंड में पूरी हुई है 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4 हर्ट्ज, क्योंकि एक सेकंड में 4 साइकिल पूरी हुई है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल पूरे होंगे। अब ये तो एसी जनरेटर की बात होगी ना, ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट की जाती है, हाउ डू वी जनरेट दिस मच हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी? उसके लिए बेटा कुछ खास सर्किट यूज होते हैं, वो खास सर्किट का नाम है एलसी सर्किट। एलसी सर्किट, क्योंकि एलसी सर्किट जो है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, अभी लास्ट पे भी दिखा दूंगा मैं आपको।
LC सर्किट में क्या होता है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में करंट जो है वो लैग करता है। सो ये क्या करते हैं, ये करंट का कैच कैच खेलते रहते हैं। सो दे कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस। ये पहले इसको डिलीवर कर देगा, फिर भी ये वापस इसको कर देगा। सो ये ऑसिलेशन, तो कुछ ऑसिलेटर सर्किट होते हैं, ऑसिलेटर सर्किट, इनको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर कहते हैं। वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, ये जो मेगाहर्ट्ज के अंदर है ना। सो वी विल टॉक अबाउट दिस एज वेल एट द एंड कि एफएम किस तरह से रेडियो की ट्यूनिंग करती हैं और किस तरह से रेजोनेंस अपना रोल प्ले करती है और किस तरह हम इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकेंगे। जी अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जिसमें L और C एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्टेड हुए हैं। सो कल वाला टॉपिक है बिल्कुल वैसे ही है जी। आपने इसमें डेरिवेशन तो नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ रिमाइंडर के लिए, रिकॉल करने के लिए ना यहाँ पर डेरिवेशन लिखी हुई है। सो वी नो द वैल्यू ऑफ XC एंड XL। सो रेजोनेंस कब होती है? रेजोनेंस उस वक्त होती है जब आपके कैपेसिटर की रिएक्टेंस और आपके इंडक्टर की रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाती हैं। सो व्हेन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंसेस बोथ बिकम इक्वल टू ईच अदर, इसकी बुनियाद पर क्या होती है? रेजोनेंस होती है। और आपको पता है इस सर्किट में कितने कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं? 3। एक है रेजिस्टर, रेजिस्टर का वेक्टर मैं बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल। दूसरा वेक्टर कौन सा है? कैपेसिटर की रुकावट कहाँ आएगी, नीचे आएगी या ऊपर आएगी? नीचे आके सर। बेसिकली रेजोनेंस का फिनोमेना कब होगा? एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का फिनोमेना एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगा, क्योंकि कल भी हमने इस बारे में तज़किरा किया था कि जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आपके इंडक्टर की जो रुकावट है वो भी कम होगी, जबकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज्यादा जो रुकावट आपके सर्किट में डोमिनेट करेगी वो कैपेसिटर की होगी। तो एट लो फ्रीक्वेंसी आपका जो सर्किट है ये बिहेव कर रहा होगा एज RC सर्किट। सो एट लो फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव कर रहा होगा एज कैपेसिटिव RC सर्किट के तौर पे। फिर हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है जी, बढ़ाते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ साथ होता ये है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी के लेवल को अचीव करते हैं, व्हेन वी अचीव हाई फ्रीक्वेंसीज, तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे मामला उल्टा हो जाता है। यानी कि एट हाई फ्रीक्वेंसीज यू विल सी दैट द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज और सर्किट में जो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वेक्टर की फॉर्म में मैं अगर जाहिर करना चाहूं तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस का आपका वेक्टर है ये बढ़ जाएगा, जबकि इसके मुकाबले में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला फॉर्मूला है, वेक्टर है, इट विल बिकम लेस। सो एट हाई फ्रीक्वेंसीज हमारा सर्किट एज इंडक्टर बिहेव करता है। फिजिकली समझाऊं अगर, तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके इंडक्टर में ज्यादा फ्लक्स चेंज होता है, तेजी से फ्लक्स चेंज होता है। और हम सब ये बात जानते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है और फ्लक्स तेजी से चेंज होगा तो इंडक्टर में इंड्यूस होने वाला जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो रुकावट होगी वो भी बढ़ जाएगी। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर को चार्ज को स्टोर करने के लिए कम वक्त मिलेगा, तो कैपेसिटर की वजह से हमें कम रुकावट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में एक खास फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसके ऊपर कैपेसिटर की रिएक्टेंस वाला वेक्टर और इंडक्टर की रिएक्टेंस वाला वेक्टर, बोथ वेक्टर्स विल बिकम इक्वल। सो एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस इक्वल हो, और ऑपोजिट तो हैं ही पहले से, ऐसे पॉइंट के ऊपर ये दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। प्योरली रेजिस्टिव से मुराद है कि बिल्कुल जिस तरह से सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही मुखालिफत कर रही है, बाकी दोनों कंपोनेंट्स अपनी आपस की लड़ाई में एक दूसरे के इफेक्ट को जम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं।
सो बेटा ये आपकी डेरिवेशन थी, कल भी हमने की है। लेटस एक्स एल होता है ओमेगा एल, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। आर मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, एफ आर लिख दिया मैंने। ये बेटा करंट है वाई एक्सिस के ऊपर। फिर जी क्या चीज है, ओमेगा आर इधर आ जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर आ जाएगा, एल को इधर ले आए, ये आ जाएगा एल सी, तो ये बचेगा 1/एल सी स्क्वायर। ये ओमेगा आर किसके बराबर है, ओमेगा आर होता है 2 पाई एफ के। आर मैंने छोटा सा लिख दिया रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्क्वायर को ओपन करेंगे, इट विल बिकम 4 पाई स्क्वायर एफ आर स्क्वायर एंड 1/एल सी। हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। 4 पाई को इधर ले आए बेटा, स्क्वायर ले लें, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। सो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, एंड देन स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। 4 पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, it will be just like 2 pi whole square, so just like 2 pi whole square, and you will take the square root, जिसके नतीजे में आपके पास 2 pi आ जाएगा। so we will get the final mathematical relation जो कि इसके बराबर है 1/4 2 pi square root of LC. This formula is representing the resonance frequency at a certain point. So this formula is representing the रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट अ सर्टेन पॉइंट। इसकी मदद से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आए जी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के फाइनल कर दें इस टॉपिक को। सो एलसी पैरेलल सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एट रेजोनेंस पॉइंट हम फ्रीक्वेंसी को इस मैथमेटिकल रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है the impedance of the circuit is maximum at resonance. In the previous case we were talking about a series circuit, but now we have a parallel circuit. So parallel circuit के केस में अब यहाँ पर आपको पता है ना, पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसे शामिल होती हैं, 1/R उनके रेसिप्रोकल ऐड होती हैं। शाबाश, उनके रेसिप्रोकल ऐड होती हैं। और पैरेलल के अंदर जितना रेजिस्टेंसेस को आप बढ़ाते जाएंगे, तो अगर मैं आपको मिसाल दूं कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं ओहम में, एक है 2 ओहम, एक है 10 ओहम, और एक है आपके पास लेट्स से 1000 ओहम। तो आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, इस फॉर्मूला से करें और देखें इसका टोटल कितना आता है, इक्विवेलेंट कितना आता है। तो बेटा याद रखें, इन पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस कैन इवन बी लेस देन द स्मॉलेस्ट वन, इवन लेस देन द स्मॉलेस्ट वन। सो अगर ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, अगर मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड पे इसका आंसर देना हो, तुक्का लगाना हो, तो अगर आपको मैं कोई ऑप्शन दूं कि भाई 150 ओहम, 100 ओहम या 20 ओहम, तो याद रखें पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट होती है ना इफेक्ट, वो सबसे स्मॉलेस्ट से भी कम होता है। इसीलिए अगर आप किसी बोर्ड के अक्रॉस ज्यादा चीजें कनेक्ट कर देना पैरेलल में, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी एक ही बोर्ड से आप, क्योंकि जितना ज्यादा चीजें पैरेलल में कनेक्ट करते जाएंगे तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू उतनी कम हो जाती है, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सो इन दिस केस इन पैरेलल सर्किट कल क्या हुआ था जी, इम्पिडेंस मिनिमम थी। आज के केस में जो इम्पिडेंस है दैट इज मैक्सिमम। वो क्यों मैक्सिमम हो गई है, वो इसलिए मैक्सिमम हो गई है क्योंकि बेटा आपके एल और सी का इफेक्ट तो खत्म ही हो गया, सिरे से खत्म हो गया। इन्होंने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। तो अगर मैं RLC पैरेलल सर्किट बनाऊं ना इस तरह का, तो समझ लें कि L और C तो खत्म हो गए क्योंकि इन दोनों की रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो सर्किट सिर्फ ऐसा बिहेव कर रहा है विच इज प्योरली रेजिस्टिव। तो क्योंकि पैरेलल वाले कंपोनेंट मैंने बताया जितने कम होंगे उतना ही रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो बेटा क्योंकि L और C जो हैं they have compensated each other and the circuit is purely resistive, that is why the resistance is maximum in this case। और जब resistance maximum होती है तो करंट क्या होता है,
मिनिमम। सो इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस वाले पॉइंट के ऊपर करंट जो है दैट विल बी मिनिमम। दूसरी बात, पावर फैक्टर कितना होगा? जी बताएं, पावर फैक्टर कितना होगा? जी, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा। हाँ जी, इसमें cos ऑफ थीटा पावर फैक्टर है सर। शाबाश, वेरी गुड। सो P इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई कोस थीटा सॉरी। इस फॉर्मूला में जो कोस थीटा वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं जी पावर फैक्टर। ये वाला फैक्टर बड़ा अहम है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। सो पावर फैक्टर क्या होता है? ये वो फैक्टर होता है जो डिफाइन करता है, दिस फैक्टर डिफाइंस यू कि आप की कितनी पावर लोड को मिलेगी। सो ये कोस थीटा वाला फैक्टर है। तो क्योंकि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, तो अगर रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज हैं तो वोल्टेज और करंट के दरमियान में एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो पावर फैक्टर कितना होगा? 0। कोस ऑफ 0 कितना होता है बच्चों? दैट इज 1। सो बेटा इसका मतलब है कि रेजोनेंस वाले पॉइंट के ऊपर जो आपके आरएलसी पैरेलल सर्किट में पावर फैक्टर होगा इट विल बी 1। ले जी लास्ट पॉइंट है, फिर हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से कल हमने देखा था ना कि रेजोनेंस वाले पॉइंट के ऊपर जो ब्रांच करंट है आई एल और आई सी, ये दोनों दे कैन इवन बी ग्रेटर देन सोर्स। यानी जितना करंट सोर्स ने सप्लाई किया, फर्ज करें कि सोर्स ने सप्लाई किए 2 एम्पेयर करंट, तो अगर 2 एम्पेयर करंट सोर्स ने दिया है तो रेजोनेंस वाले पॉइंट के ऊपर आपके इंडक्टर में या आपके कैपेसिटर में करंट हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, 2.5 एम्पियर हो। वजह क्या है? वजह बड़ी सादा सी है कि कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों स्टोरेज वाले डिवाइसेस हैं। टेम्परेरीली दे कैन स्टोर एनर्जी, कैपेसिटर इन शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंडक्टर इन शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने मोटरसाइकिल की चौक देखी है? मोटरसाइकिल की चौक क्या करती है? स्टार्टअप करती है थोड़ा सा। देखें, आपने चौक को लगाया, चौक को लगा के आप पहले क्या करते हैं? किक लगाते हैं। आपकी बाइक जो है वो रुक गई है, आपने किक लगाई। जब आप किक लगाते हैं तो वो जो किक लगाने के बाद आपकी एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी, वो स्टोर हो जाती है। किस शक्ल में स्टोर हो जाती है? वो आपके इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में स्टोर हो जाती है। और फिर क्या होता है? फिर आप चौक को वापस ले आते हैं, जो नॉर्मल उसकी पोजीशन है, आप उसको वापस ले आते हैं। अब दोबारा किक लगाते हैं। अब जब आप किक लगाते हैं ना, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो अभी आपने लगाई है वो तो शामिल होगी ही होगी, लेकिन साथ में दोबारा से जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड है वो भी एड अप हो जाएगी। तो जो करंट की मिकदार है वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से किसी ने कैमरे का देखा है सीन, कैमरा किस तरह से वर्किंग करता है? स्टूडेंट्स, हम आज के इस सेशन को आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस मैसेज के साथ कि आप हर अपने नए दिन का आगाज़ एक बिल्कुल क्लियर विजन के साथ करें। और जब आप बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस आएगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू प्लान, एंड प्लान करने के बाद उसके ऊपर फिजिकल एफर्ट करना ज़्यादा मुनासिब है, ना कि बस महज अफरा तफरी के अंदर काम स्टार्ट कर देना विदाउट थिंकिंग कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, विदाउट प्लानिंग, विदाउट सेटिंग योर प्रायोरिटीज। सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आप सबको